हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की जो हमारा सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था उसका हिंदी का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसका जो बुक से रिलेटेड आपका पार्ट आता है, मींस लास्ट वाला जो खंड होता है, सेक्शन होता है, वो कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ उसका सॉल्यूशन। तो वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम करेंगे आपका ग्रामर पोर्शन, मीन्स व्याकरण। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से। नंबर 3 है हमारे पास, और मैं बता दूं कि मैं इसके अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश भी कराऊंगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे चॉइस दे दी है, ये 4 जो प्रश्न हैं उनके ही हमें केवल उत्तर लिखने हैं, लेकिन मैं आपको सभी जो प्रश्न दिए गए हैं उनके मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कराऊंगी। बिकॉज जब हम अटैम्प्ट करते हैं, जब हमें सभी जो क्वेश्चंस हैं वे करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें ओनली एंड ओनली 4 ही करने, यानी कि जितने बोले जाएंगे उतने ही करने हैं। 3 बोले गए हैं तो 3 करने हैं, 4 बोले गए हैं तो 4 करने हैं। देखिए, पहला है बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य भेद करें। तो बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, इसका क्या होगा, वाक्य भेद करना है रचना के आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो देखिए, जो सरल वाक्य होता है ना और जो साधारण वाक्य होता है, सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण वाक्य ही होता है, इसलिए यहाँ से क वाला ऑप्शन और घ वाला ऑप्शन जो है वो कट हो जाता है, क्योंकि जो दोनों ऑप्शन आपको सिमिलर दे दे वो कन्फ्यूज़न के लिए दिए हैं कि बच्चे को ना पता हो तो वो कोई टिक कर दे। तो जब दोनों सेम ही है, इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, ये तो बिल्कुल कट हो चुका है। अब है 50-50। अब आपको पता है तो जल्दी से जाके कमेंट में बताइए। आई होप आपने बताया होगा। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, संयुक्त वाक्य। जब मैं आपको संयुक्त वाक्य की एक पहचान बताऊं तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, वो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ते हैं मीन्स 2 वाक्यों के बीच में एक ऐसा शब्द लगता है जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि यहाँ पे लगा है और, ठीक है। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, तो वर्षा होने लगी ये एक अलग वाक्य है, और बादल घिर आए ये एक अलग वाक्य है, लेकिन इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर यूज़ में लाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का। तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि आपको आंसर कैसे देने हैं। आप ऐसे देंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख के, और फिर आप ऐसे सेकंड कर दीजिए, और फिर ब्रैकेट लगा के जो आपका आंसर है, मान लीजिए क है तो क या फिर ए लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको आंसर देना है, मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी और आपका जो टाइम वेस्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य हमें इनमें से छांटना है, ठीक है। पहला है अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। दूसरा है बच्चे दूध पीकर सो गए। तीसरा है अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। और चौथा है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो मिश्र वाक्य की एक पहचान क्या होती है, मिश्र वाक्य में जो बात बोली गई है ना, जो पूरा का पूरा बोला गया ना वाक्य, उस पर कुछ ना कुछ, एक तो इसमें प्रधान वाक्य होता है, एक इसमें आश्रित वाक्य होता है। देखो यहाँ पे उन पर विश्वास मत करो, तो उन पर विश्वास मत करो ये क्या है, ये आश्रित वाक्य है। अब उन पर विश्वास मत करो, अगर मैं खाली ये वाक्य बोलूँ तो किसी को कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि किस पर विश्वास नहीं करना। तो ये किस पर आश्रित है, ये है जो झूठ बोलते हैं, यानी कि प्रधान हमारा क्या है, ये आगे वाला, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो यहाँ पे एक जो वाक्य है वो क्या होता है, आश्रित होता है, और एक प्रधान होता है। अब आश्रित कौन सा और प्रधान कौन सा है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम में। तो अगर आपको व्याकरण के लिए वीडियो चाहिए इन पर, रचना के आधार पर, वाक्य भेद पर, तो मैं बना दूंगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों को व्याकरण में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। नंबर हमें एक भी नहीं गंवाना है इस साल, 40 नंबर का है, और पूरे के पूरे 40 नंबर ही हमें
लेने हैं। खास करके हिंदी है तो हिंदी तो बिल्कुल अच्छे से हमें करनी है, ठीक है, जो आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहचान भी बता दी आपको, इसलिए ये घ जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगर मैं ऊपर के ऑप्शंस को देखूँ तो ऊपर है अवनी आई और बैठ गई और पढ़ने बैठ गई, तो और लग गया तो ये तो मिश्र हो ही नहीं सकता, ये तो कट हो जाएगा बिल्कुल। फिर है बच्चे दूध पीकर सो गए, अब बच्चे दूध पीकर सो गए तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी आश्रित या प्रधान वाक्य नहीं है। फिर है अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, तो अध्यापक के सामने सामने सब शांत रहते हैं, यहाँ पे कोई प्रधान नहीं है और कोई आश्रित नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारे पास, आनंद 4 दिन गांव में रहा फिर पूर्ण विराम कर दिया। तो यहाँ पे मतलब कि ये वाक्य जो ये कंप्लीट हो गया है। जब पूर्ण विराम दिखे ना आपको, कंप्लीट है मीन्स, फिर आगे है वह सबका प्रिय हो गया। तो यहाँ पे जो 2 वाक्य दिए हुए हैं वह अलग अलग, ठीक है। अब नीचे बोला गया है इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं ऊपर 2, इनका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, मीन्स इनको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, तो जल्दी से जाके कमेंट में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं आपको संयुक्त वाक्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ। आई होप आपको बिल्कुल आ गया होगा। व्याकरण को जितना इजी मान के चलोगे ना वो बहुत इजी है, और जितना उसको डिफिकल्ट मानोगे वो उतनी डिफिकल्ट बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस है, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ख है, जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। ग है, आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। और घ है, आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। तो यहाँ से देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है मीन्स क है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। यहाँ पे 2 वाक्य थे वो हमने जोड़ दिए, क्या लगा के, और लगा के, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हो जाती है क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारे पास, वह पुस्तक कहाँ है। वह पुस्तक कहाँ है, फिर आगे दिया है जो कल खरीदी थी। अब यहाँ पे इसमें अंडरलाइन कर दिया, मीन्स हमें अंडरलाइन जो किया है उसी के बारे में हमसे पूछा गया होगा कुछ ना कुछ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेखांकित उपवाक्य का भेद है, तो रेखांकित उपवाक्य मीन्स जो अंडरलाइन आपको दिखाया था जो कल खरीदी थी, इसका उपवाक्य भेद बताना है हमें। तो ऑप्शन है हमारे पास, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, बी है सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, सी है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और डी है विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए संज्ञा और सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा में तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है, सर्वनाम में मैं, तुम, आप, सब, इन, ये सब होता है, और क्रिया तो फिर अलग ही चीज़ हो जाएगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्योंकि यहाँ पे जो पुस्तक है उसकी विशेषता बताई गई है कि जो पुस्तक, वो वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, यानी कि वह पुस्तक कहाँ है जो मैं कल खरीद कर लाई थी। तो इसमें विशेषता हो गई ना, इसीलिए। तो डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोबारा से बोल रही हूँ, 4 बोले गए थे, 4 हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन हम इसमें सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट अपने करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो लास्ट है इसका 5th वाला, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य मीन्स इसका दूसरा नाम याद रखिए साधारण वाक्य है, ठीक है। क है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। ख है, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ग है, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। और घ है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। तो घ इसका कट हो जाएगा, जब वर्षा होती तब मोर नाचते हैं। यहाँ पे तो प्रधान और आश्रित हो गया ना, कि तब मोर नाचते हैं, क्या है, आश्रित, और प्रधान आगे का हो गया हमारा। फिर है वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। जो ख है ना, यहाँ पे देखिए वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, ये भी क्या है, ये हो जाएगा कट। क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न कमेंट में बताइए, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो में। क है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। तो जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, ये भी हो जाएगा कट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
ग, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ग। अगला है हमारे पास चौथा प्रश्न है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने, यानी कि जो 4 क्वेश्चंस हैं वही हमें अटेम्प्ट करने हैं। और ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का ये आपका है। ठीक है, और क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्य, यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है नीचे, इसका वाच्य लिखना है। अब वाक्य और वाच्य अलग अलग होते हैं, तो इसमें पजल नहीं होना है आपको। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। तो पर्यटकों द्वारा यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, यानी कि तीर्थ यात्रा क्या होती है? मंदिर वगैरह की, ये सब यात्रा होती है ना, तो वो की जाएगी, ये बात इस वाक्य में बताई गई है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका ग जो है कर्म वाच्य, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, करण वाच्य तो कोई होता ही नहीं है, कृतवाच्य नहीं होगा और भाववाच्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगी एक स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इसका, तो अगर छोटे में बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन बनाऊंगी तभी जब आपकी कमेंट्स आएंगी। नेक्स्ट है, हालदार साहब ने पान खाया। अब हालदार साहब, अब आप अपने लिटरेचर की तरफ मत भाग जाना कि ये तो उस चैप्टर का आ गया, ऐसे नाम दे सकते हैं आपको। तो हालदार साहब ने पान खाया। अब नीचे है, उपयुक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो हालदार साहब ने पान खाया, इसको हमें कर्म वाच्य में बदलना है। तो ऑप्शन से हमारे पास हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, ख है हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, ग है हालदार साहब पान खा रहे हैं, और घ है हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं वाला है, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इस वाक्य में नेगेटिव जो बात है वो कही नहीं गई है, तो नहीं यहाँ पे कट हो जाएगा ख वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े नीचे दिया गया है, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब इसे भाववाच्य में बदलना है। डिफरेंस होता है, जिससे कि अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा ना, तो आप पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाएंगे। अब भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में जो क्रिया है वो भाववाच्य है, उसमें असकर्मक क्रिया होती है, असकर्मक। ठीक है, और जो कर्म वाच्य है उसमें सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इतने ऐसे बात समझ में आती है। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, बी है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, सी है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, और डी है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 4th आ गया है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छाटिए। अब कृतवाच्य वाला वाक्य हमें छाटना है इन सभी वाक्यों में से। तो देखिए, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, छात्रों को सभी का स्वागत करवाया, छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, और घ है छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। तो जो बच्चे इस सोच में बैठे हैं कि जो कृतवाच्य है उसमें नहीं का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं होता है। किन्हीं वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि आपके पास ये ऑप्शंस है, इनमें तो कहीं मुझे नहीं जो है वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस बात में मत पजल हो जाइएगा कि नहीं होगा, और हम उसी को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। ठीक है, फिर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से भाववाच्य का सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। पहला है आओ वहाँ बैठे, दूसरा है आओ वहाँ बैठा जाए, तीसरा है अब वहाँ बैठते हैं, और चौथा है चलो अब वहाँ बैठते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। आओ वहाँ बैठा जाए, भाववाच्य में बदलना है, भाववाच्य में क्रिया क्या हो जाती है? असकर्मक हो जाती है, ठीक है। तो आओ वहाँ बैठा जाए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे हमें पद परिचय पूछा जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से 4 प्रश्न करने हैं हमें, ठीक है। निर्देशानुसार 4 प्रश्न करने हैं और 4 ही नंबर के हैं, ठीक है। यानी कि हर एक MCQ आपका 1 नंबर का है यहाँ पे। तो है हमारे पास वाक्य, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। रेखांकित पद का परिचय है। दिल्ली को रेखांकित कर दिया गया यानी कि अंडरलाइन कर दिया गया, तो इसका पद परिचय में देना है। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक तो होगी नहीं, क्योंकि जातिवाचक में कॉमन आ जाता है। व्यक्तिवाचक में किसी वस्तु का, किसी विशेष चीज का नाम होता है। जैसे कि अब मैं आपको बोलूं राम जो है, ठीक है, राम बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन नाम दे दिया ना मैंने। अब एक मैं ग्रुप, आपकी क्लास में राम है, तो राम अगर मैं बोलूँगी तो राम नाम का लड़का ही खड़ा होगा, ये तो नहीं है पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10th A खड़ी हो जाए या 10th B खड़ी हो जाए, तो पूरी क्लास खड़ी होगी, तो वो क्या आ जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो दिल्ली है वो क्या है? वो एक विशेष नाम है। ऐसा नाम कोई और तो नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, इंडिया में तो है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब दिल्ली है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन है और साथ ही साथ पुल्लिंग है। अब बात आती है कि अधिकरण कारक है या ये कर्म कारक है, इसमें बात आ जाती है, क्योंकि ऊपर के दोनों तो हो जाते हैं कट। तो देखते हैं क्या होगा। जो दिल्ली है वो अधिकरण कारक हो जाएगा, इसलिए यहाँ से आपका जो ख है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यह बालक बहुत मेधावी है। तो यह बालक बहुत मेधावी, यहाँ पे यह को अंडरलाइन कर दिया, तो इसका पद परिचय देना है। अब यह क्या है? एक स्वरनाम है, संज्ञा नहीं है, ठीक है, स्वरनाम है। अब स्वरनाम में भी क्या है? देखिए, अब स्वरनाम के भी भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसका क्या होगा? ये क्या है? एक वचन है, यह मीन्स सिंगुलर है ना, ये एक वचन में है इसलिए, और पुल्लिंग है साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे बालक बहुत मेधावी है, तो बालिका तो नहीं लिखा ना, बालक लिखा है, इसलिए ये पुल्लिंग हो गया। साथ ही साथ ये क्या है? विशेष्य बालक है, एक बालक है ये, उस पर जोर दिया गया है। और ये क्या है? स्वरनामिक विशेषण भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। स्वरनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है अचानक वर्षा होने लगी। तो अचानक वर्षा होने लगी में जो अचानक है उस पर जोर दिया गया, मीन्स उस पर अंडरलाइन की गई है, तो उसका पद परिचय देना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से जाके कमेंट में बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता है, होने लगी क्रिया की विशेषता, ठीक है। वाह, भारत मैच जीत गया। वाह जो है ये अंडरलाइन कर दिया, इसका पद परिचय देना है, ठीक है। वाह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ? जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब मैं वाह कितना सुंदर घर है, अगर हम किसी घर को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाते हैं ना, मीन्स आश्चर्य हो रहा है, वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। वाह क्या खूबसूरत मौसम है। रोज़ाना की ज़िंदगी में बोलते हैं तो व्याकरण भी यहीं से ली गई है, ऐसे तो नहीं है कि ये कहीं विदेश की है तो अपने यहाँ की ही, इसीलिए इसे आसानी से समझिए जितना हो सके। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत मैच जीत गया, तो यहाँ पे खुशी हो रही है, उदासी नहीं है,
इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसन्नता सूचक है यहाँ पे, ठीक है। तो विस्मयादि सूचक जो अव्यय है और यहाँ पे शोक सूचक है, ये कट हो गया। अब विस्मयादि यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति, ठीक है। तो लास्ट है यहाँ पे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो तुमने को अंडरलाइन कर दिया गया, इसका हमें पद परिचय देना है। तो इसका पद परिचय क्या होगा, तुमने एक स्वर नाम है, संज्ञा नहीं है ना, और दिए भी ऑप्शन में सभी स्वर नाम ही दिए गए हैं। अब स्वर नाम में भी भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर आपको पता है तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मध्यम पुरुषवाचक है तुमने, जो पुरुषवाचक है वो है तुमने शब्द, एक पुरुष स्वर्णा में भी पुरुषवाचक की श्रेणी में आता है, और साथ ही मध्यम पुरुषवाचक है। एक तो प्रथम होता है, मध्यम होता है और एक उत्तम होता है। तो मध्यम की श्रेणी में आता है पुरुषवाचक स्वर्णाम, ये एक वचन है, साथ ही साथ तुमने। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में तो बात नहीं की गई है, एक के बारे में की गई है, और कर्ता कारक है, इसीलिए जो क है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दिया गया है दोबारा से 4 क्वेश्चंस ही करने हैं, और चारों के चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, साथ ही साथ वो 4 नंबर के ही हैं। तो चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमें ये दोहे दे दिए हैं, दोहा दे दिया एक, रीड करके उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो है, एक और अजग राही, लखी एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। ठीक है, दोहा पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला है हमारे पास, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। जो एक काव्य पंक्ति हैं जिनको दोहा भी बोला जाता है, इनमें रस निहित कौन सा, यानी कि इनमें कौन सा रस है ये बताना है। तो इसमें कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। पढ़ने से ही प्रतीत हो रहा है ये भयानक रस है, तो इसलिए ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। अब यहाँ पे आपका रस भी आ गए। तो आपको मैं बता दूं कि हमने जो रस है उसके भेद बताए हुए हैं, साथ ही साथ उसका स्थायी भाव जो बनाया हुआ है वीडियो के अंदर, तो उसे आप देख सकते हैं। देखिए, अब उत्साह का क्या होता है, उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए। उत्साह रस का क्या होता है, वीर रस। तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से दोहे दे दिए हैं हमें, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। तो इन काव्य पंक्तियों में निहित रस क्या है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। और मैं आपको बता दूं कि दोहा किस टाइम का है, श्री कृष्ण जब अर्जुन से बातचीत कर रहे होते हैं उस टाइम का दोहा लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रौद्र रस है हमारा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। रौद्र मीन्स क्रोध। रौद्र को क्रोध से आप याद रख सकते हैं। आपने अपने जो चैप्टर 2 है परशुराम वाला, संवाद वाला जो चैप्टर है राम लक्ष्मण वाला, उसमें रौद्र रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो आपको ये बात पता होगी। अगला है हमारे पास, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो जब विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव हो, तो रस किस में परिणत हो जाते हैं, स्थायी भाव में। घ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है अगला, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अब अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय होगा। अद्भुत मैंने बताया था पहले ही आपको वाह वाले केस में, कि जो वाह है, जब हम बोलते हैं वाह क्या घर है, वाह क्या मौसम हो रहा है, तो उसमें एक अद्भुत सी हम बोल रहे हैं, तो सुनने में भी एक अद्भुत सा चीज़ आ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विस्मय। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका जो व्याकरण पोर्शन है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स में कर दीजिए शेयर, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि कैसी वीडियो आपको लगी है। आपको सैम्पल पेपर कैसा लगा है, व्याकरण पोर्शन आपको हार्ड लगा है, इजी लगा है। अपने जो
रिव्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी जो है उसके MCQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज पोएम की एक्सप्लेनेशन करा रखी है, साथ ही साथ जो साइंस है उसकी एक्सप्लेनेशन करा रखी है चैप्टर की, और उसके MCQs भी हम लाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। हम मिलते हैं इसी तरीके के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।